हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स में हम लोग सारे जो भी टॉपिक्स रिलेवेंट होते हैं, चाहे प्री के लिए चाहे मेंस के लिए, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। आज हम लोग ये सारे टॉपिक्स पे फोकस करने वाले हैं, जिनका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, और उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट EU and US tariff impact global trade। EU and US, EU and US मतलब यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट टैरिफ लगा रहे हैं चाइना के गुड्स पे, जिससे कि ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट हो रहा है। ये जीएस पेपर 3 का पार्ट बनेगा और थोड़ा सा पेपर 2 में भी यूज हो सकता है। चाइना प्लान्स टू रन ट्रेन फ्रॉम कनमिंग टू सिंगापुर। चाइना ट्रेन चला रहा है सिंगापुर तक, चाइना से लेकर सिंगापुर तक। प्रीलिम्स में जो भी यहाँ इंपॉर्टेंट प्लेसेस होंगे वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और जीएस पेपर 2 आईआर के लिहाजे से इंपॉर्टेंट होगा। इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट और अभी जो चीज चल रहा है वो इंपॉर्टेंट होगा जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स के लिए। क्लाइमेट चेंज रोल इन जूनोटिक सर्च, क्लाइमेट चेंज का जो रोल होगा जूनोटिक सर्च, जूनोटिक मतलब जूनोटिक डिजीज होता है, वो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक हेल्थ और प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे, ईयू एंड यूएस टैरिफ इम्पैक्टिंग ग्लोबल ट्रेड। यूरोपियन यूनियन का टैरिफ और यूनाइटेड स्टेट का टैरिफ क्या इम्पैक्ट कर रहा है ग्लोबल ट्रेड को। तो किस पे टैरिफ लगा रहे हैं वो लोग? चाइना पे। आर फ्यूलिंग अ ग्लोबल कंटेनर शॉर्टेज, जिससे कि कंटेनर शॉर्टेज हो रहा है। कंटेनर शॉर्टेज कैसे हो रहा है ये हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। अब कंटेनर क्या होता है? कंटेनर आप यहाँ देख रहे हो ना, शिप में कंटेनर रख के और पूरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम कंटेनर के थ्रू हो रहा होता है। यूरोपियन यूनियन क्या लगा के रखी है? चाइनीज जो गुड्स हैं उन पे उन्होंने टैरिफ इंक्रीज कर दिया है। यूएस ने भी टैरिफ काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, और इससे टैरिफ से बचने के लिए रूट को सरकमवेंट कर रहा है। चाइनीज एक्सपोर्टर एमिंग टू सरकमवेंट न्यूली इम्पोज्ड यूएस एंड यू टैरिफ। जो चाइनीज एक्सपोर्टर हैं, जो चाइनीज कंपनीज हैं या एक्सपोर्टर हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि यूएस का जो टैरिफ लगाया हुआ है, बढ़ाया हुआ है यूरोपियन यूनियन का, उसको उसको पार कर लिया जाए, उसको कैसे भी बचा जाए, जुगाड़ लगाया जाए। तो इसी वजह से कंटेनर ज्यादा चल रहा है, कंटेनर की डिमांड बढ़ गई है और इंडिया में कंटेनर की शॉर्टेज हो गई है। क्या क्या टैरिफ है? चाइनीज टैरिफ ऑन चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। द यूरोपियन यूनियन imposed a 37.6% टैरिफ ऑन चाइनीज ईवी इंपोर्ट्स स्टार्टिंग फ्राइडे। तो फ्राइडे से जो भी इंपोर्ट करेगा यूरोपियन यूनियन चाइना से ईवी में, उसका टैरिफ 37.6% बढ़ गया। यूएस ने तो चाइनीज ईवी पे अप टू 100% का टैरिफ लगा के रखा है, और चाइनीज सेमीकंडक्टर पे अप टू 50% का, जो अगस्त में इफेक्ट में आ जाएगा। इम्पैक्ट ऑन इंडियन एक्सपोर्टर एंड ग्लोबल ट्रेडर, क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है इंडियन एक्सपोर्टर पे और ग्लोबल ट्रेडर पे? इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड ग्लोबल ट्रेडर्स आर फेसिंग अ सिग्निफिकेंट शॉर्टेज ऑफ कंटेनर्स। ये कंटेनर्स का शॉर्टेज कोविड 19 के टाइम से परसिस्टेंस है। कंटेनर शॉर्ट होगा तो इंपोर्ट नहीं हो पाएगा, एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, कम हो पाएगा, सप्लाई चेन की इशू आ जाएगी। सप्लाई चेन ऐसा क्राइसिस है, कोविड के टाइम से सप्लाई चेन क्राइसिस से हम लगातार जूझ रहे हैं, है ना। कुछ कंपोनेंट है, कुछ कंपोनेंट नहीं है, तो आगे का मटेरियल नहीं बन रहा, उसके आगे का काम नहीं हो रहा। ये सर्कुलर इकोनॉमी पूरी सर्कुलर होती है, तो ये पूरा इकोनॉमी ही सुस्त पड़ जाता है। जीडीपी ग्रोथ जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। कंटेनर शॉर्टेज का रीजन क्या है? एक तो हो गया यूएस चाइना का ट्रेड, जो वॉल्यूम है, द हाई वॉल्यूम ऑफ यूएस चाइना ट्रेड हैज रिजल्टेड इन फ्यूअर कंटेनर अवेलेबल फॉर इंडियन एक्सपोर्टर। चाइनीज एक्सपोर्टर आर रशिंग टू शिप गुड्स बिफोर द यूएस एंड यू टैरिफ टेक इफेक्ट, है ना। जब से ये इफेक्ट लगेगा, अगस्त में यूएस वाला इफेक्ट लगने वाला है, और बहुत जल्दी ही यूरोपियन यूनियन वाला टैरिफ बढ़ने वाला है। उसके पहले ही सारा शिपमेंट ये लोग भेज दें, बहुत सारा जो पुराना माल है उसको निकाल दें टैरिफ बढ़ने से पहले। तो इसी वजह से अचानक से कंटेनर का शॉर्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दूसरा कंटेनर शॉर्टेज या ट्रेड डिसरप्शन का प्रॉब्लम है, रीजन है रेड सी। रेड सी जानते हो ना, दिस इज रेड सी। और रेड सी में क्या है? रेड सी में आप देखोगे मेडिटेरेनियन सी है ना। और मेडिटेरेनियन सी में जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो ये वाला जो है सुएज कनाल, इससे कनेक्ट होता है मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ ये गल्फ ऑफ एडन ये आके इधर इंडियन ओशन में मिलता है, और इंडिया से इसके थ्रू शिपमेंट होता है, ट्रेड होता है, यूरोप में होता है,
अफ्रीका में होता है, एशिया के बहुत सारे हिस्सों में होता है, सीरिया इराक वगैरह में भी होता है। तो अगर ये रास्ता है, और जब से इसराइल और हमास का वॉर चालू हुआ है, यमन में एक रिबल रहते हैं हाउथी रिबल्स, है ना। हाउथी रिबल्स ने क्या कर रहे हैं कि जो भी शिप्स यहाँ से गुजर रही है या आसपास से गुजर रही है, उस पे क्या मार दे रहे हैं, ड्रोन ड्रोन से स्ट्राइक कर देना है। इससे कि पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी डिसरप्ट हो जा रहा है। तो बहुत सारे जो शिपमेंट है वो इसने रूट बदल दिया है, और अफ्रीका के नीचे से जो केप ऑफ गुड होप है, नीचे से, बिल्कुल नीचे से वो लेके आ रहा है। तो ट्रेड रूट बदल जाने से टाइम ज्यादा लग रहा है ना, और इससे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, रिसेंट इंसिडेंट इन्वॉल्विंग अ बल्क कैरियर सिंकिंग, एक बल्क कैरियर सिंक ही कर गया, डूब गया। Global port congestion. The Red Sea crisis has contributed to a rise in global port congestion, reaching an 18-month high. 18 मंथ से ग्लोबल पोर्ट जो है कंजेशन में पड़े हुए हैं। Currently 16% of ships waiting at anchor are located in Asia, exaggerating the container shortage. बहुत सारा शिप में कंटेनर भर के रखा हुआ है, वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है ना। पोर्ट कंजेस्टेड है, तो पोर्ट कंजेस्टेड है, शिप्स में सामान कंटेनर रखा हुआ है, कंटेनर में सामान रखा हुआ, मूवमेंट ही नहीं होगा, तो फिर आगे कंटेनर्स खाली नहीं हो पाएंगे। कॉन्सिक्वेंस फॉर इंडियन एक्सपोर्टर, स्ट्रक्चरल वीकनेस, ये हमारा स्ट्रक्चरल वीकनेस है कि कंटेनर का शॉर्टेज जो है लगातार ही बना हुआ है। एक्सपोर्टर फेस डिफिकल्टीज इन मीटिंग डिमांड ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ बेसिक ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बेसिक ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इंडिया में, इसका शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। हाई टैरिफ का इम्पैक्ट तो हम देख ही रहे हैं। थोड़ा डिटेल में अगर जाएं, जो डिटेल जो है वो कहानी है, कहानी में बोलता हूँ स्टोरी है। स्टोरी एग्जाम के लिहाजे से बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होती है, बट समझने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेड टैरिफ बिटवीन यूएस एंड चाइना हैव बीन कॉमन, स्पेशली सिंस द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रेड और टैरिफ यूएस और चाइना में कॉमन है। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रम्प ने जो भी टैरिफ लगाया था उसको मेंटेन रखा है। Chinese traders are urgently exporting EVs due to significant overcapacity in China. चाइना में अचानक से कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो फटाफट वो लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, इंडिया में अंडर कैपेसिटी चलता है, चाइना में ओवर कैपेसिटी चल रहा है, क्या बात है। चाइना इज लूजिंग मेजर मार्केट इंक्लूडिंग द यूएस एंड यू विथ कनाडा एंड इंडोनेशिया ऑल्सो कंसिडरिंग हायर टैरिफ टैरिफ्स ऑन चाइनीज गुड। अब सब लोग जब चाइनीज गुड्स पे ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं, तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है क्या? देयर इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू हार्नेस द पोटेंशियल। ईवीज में हम मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करेंगे, तो इन सब ग्लोबल मार्केट को हम टैप कर पाएंगे। डिपेंडेंस ऑन चाइना फॉर कंटेनर्स। कंटेनर क्रंच क्यों है? इंडिया लिमिटेड कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, हमारा कंटेनर का मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कम है, लीड टू कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन चाइना। कंप्लीट डिपेंडेंस, देखो ये सब न्यूज़पेपर के वर्डिंग्स है। चाइना प्रोड्यूसेस 95% ऑफ वर्ल्ड कंटेनर्स, देख रहे हो, प्राइमरली थ्रू स्टेट सब्सिडाइज एंटरप्राइज। स्टेट ने सब्सिडी देके रखा है। raising security concern in US, EU and India. Call for domestic container manufacturing in India began post-COVID, similar to US effort to reduce reliance on Chinese container and cranes. Container production in India, initiative and challenges. In 2021, state-owned Braithwaite and Bharat Heavy Electrical Limited received order from Concor to produce 1,000 containers each. 1,000 containers वो लोग क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। Production face issue as reported by Railway Minister Ashwini Vaishnaw, with Concor suggested struggling in supply and procurement. Concor क्या करेगा? Concor प्रोड्यूस करेगा, कंटेनर प्रोड्यूस करेगा। ब्रेथवेट एंड भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भी क्या कर रहा है, ये ब्रेथवेट और BHEL दो कंपनीज हैं, स्टेट ओन्ड हैं। ये लोग क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, कंटेनर्स को बनाएंगी, मैन्युफैक्चर करेंगी। अब यही बात चल रही है। मार्च 30, 2023 तक ओनली 500 आउट ऑफ 19,000 ऑर्डर कंटेनर हैड बीन डिलीवर। देखो, डिलीवरी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में भी कितना पीछे हैं। तो कॉनकॉर बाई 7 इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर इन वेरियस इंडियन स्टेट। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, ऑर्डर्स हैं और मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है। सोचो ये भी एक कितना हम पीछे चल रहे हैं। तो ये सारा प्रॉब्लम डायरेक्टली लिख सकते हो, जहां भी आपको देखे कि ट्रेड इंडिया का कम हो रहा है, IR से रिलेटेड चीजों पे भी लिख सकते हो, और ये सारा आप मेंस में यूज कर सकते हो। चाइना प्लान्स टू रन ट्रेन फ्रॉम कुनमिंग टू सिंगापुर। कुनमिंग से सिंगापुर तक चाइना ट्रेन चलाने की बात कर रहा है। सोचो कितनी बड़ी बात है ना। हमारे यहाँ अभी हिंटरलैंड में ट्रेन ही नहीं आया। ये देखो, ये है चाइना का सिटी कुनमिंग,
और यहाँ से ऐसे ऐसे ये लाओस, बैंकॉक, ये मलेशिया होते हुए ये कहाँ तक लेके आएगा? सिंगापुर। सिंगापुर जबकि छोटा सा कंट्री है, वहां तक पूरा ही लैंड मास है, तो पूरा ही निकाल के ले आएगा चाइना। तो ये प्लान चल रहा है चाइना का। आप सब अगर बहुत दिन से पढ़ रहे हो या कुछ दिनों से भी पढ़ रहे हो, तो एक चाइना का इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें चाइना क्या कर रहा है, पूरे वर्ल्ड से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट को कनेक्ट कर रहा है ना, मतलब रोड बना रहा है, हाईवेज बना रहा है, रेलवेज बना रहा है। तो ये भी उसका ही पार्ट हम लोग समझ सकते हैं। द आर्टिकल डिस्कसेस चाइनाज प्लान टू कनेक्ट इट्स रेलवे नेटवर्क फ्रॉम कनमिंग टू सिंगापुर, एनहांसिंग रीजनल कनेक्टिविटी। इससे क्या बढ़ेगी, उस रीजन की, पूरा साउथ ईस्ट एशिया और चाइना का कनेक्टिविटी बढ़ेगा। Chinese Premier Li Qiang recent visit to Malaysia emphasized the importance of this initiative linking to Chinese Belt and Road Initiative, जिससे कि चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, लिंकिंग है। अभी हम बात करेंगे बैंकॉक, थाईलैंड। थाईलैंड के बाद नीचे क्या आता है, मलेशिया आता है। मलेशिया के बाद थोड़ा सा ही दो सिंगापुर आता है, तो वहां तक ट्रेन पहुंचाना। करंट न्यूज क्या है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। ली अटेंडेड द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी फॉर मलेशिया ईस्ट कोस्ट रेल लिंक गोम्बक इंटीग्रेटेड टर्मिनल स्टेशन अलोंगसाइड मलेशियन प्राइम मिनिस्टर। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपको बस बता रहा है कि बहुत बड़ा सेरेमनी हुआ। और सेरेमनी में क्या बात हुई, सेरेमनी में बात ये हुई कि ये लोग यहाँ तक ट्रेन फैलाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, पैन एशियन रेलवे नेटवर्क, ऐसा रेलवे नेटवर्क बनाना चाहता है चाइना जिससे कि पूरे पैन एशिया में उसका प्रेजेंट हो जाए। The Pan-Asian Railway networks aim to connect Kunming, a key Chinese city and transportation hub, with Singapore via railway line passing through multiple Southeast Asian countries. मल्टीपल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से ये रेलवे नेटवर्क पास होगा। ये आप देख सकते हो ना, ये कनमिंग है, कनमिंग से मांडले, मांडे से यांगून, यांगून पहले रंगून हुआ करता था, ये म्यांमार में है। कनमिंग से फिर इधर हनोई, हनोई आपका कहाँ आ जाएगा, वियतनाम में आ जाएगा, है ना। तो ऐसे सारे वियतनामी सारे जो भी यहाँ पे कंट्रीज हैं, लाओस है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, आगे मलेशिया है और सिंगापुर है, सब तक जोड़ा जा रहा है। तो ये बहुत पैन एशियन रेलवे नेटवर्क बनाना चाह रहा है कौन, चाइना बनाना चाह रहा है, और काम भी चल रहा है। इट्स नॉट लाइक कि काम नहीं चल रहा है। ईस्ट कोस्ट रेल लिंक प्रोजेक्ट, ईस्ट कोस्ट, कोस्ट पे चाइना अपने ईस्ट कोस्ट पे रेल लिंक बना रहा है, उस ईस्ट कोस्ट को आगे की तरफ और ज्यादा बढ़ाना चाह रहा है। The 665 kilometer long East Coast Rail Link with link Kota Bharu on Malaysia's northern east coast with Port Klang on the west coast near the Strait of Malacca. Port Klang का नाम आपको पता होना चाहिए, है ना। पोर्ट क्लांग यहाँ पे है, पूछा जा सकता है। दैट कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स। ये क्या सबके नाम आप याद रख पाओगे? नहीं, सबके नाम तो याद आप नहीं रख पाओगे। दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। नाम किसके याद रखने पर है, जो कनमिंग है उस जगह का नाम आपको याद रखना है। पोर्ट क्लान में भी आपने याद रख लिया, बहुत है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, expected to boost economic growth through improved connectivity for freight movement, tourism. Chinese media describe ECRL as the largest economic and trade cooperation project between China and Malaysia. प्रोजेक्ट का टाइमलाइन एंड चैलेंज क्या है, कमेंसमेंट, वर्क बिगेन इन 2017 बस फेस्ड फंडिंग कंस्ट्रेंट, स्टॉलिंग प्रोग्रेस फॉर सेवरल इयर्स, कंप्लीशन इज नाउ एक्सपेक्टेड बाय 2027। कंप्लीशन कब होगा, 2027 में। अब ये कहानी है, ये कहानी हमारे बहुत ज्यादा काम की नहीं है, बट सुनना जरूरी है। पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल हर्डल क्या हुए, जब ये रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है तो पॉलिटिकल हर्डल 2018 में मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने फ्रीज कर दिया इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि हाई कॉस्ट लग रहा है। और हाई कॉस्ट बियर किसको करना पड़ेगा, मलेशिया को खुद, तो मलेशिया बैंकरप्ट नहीं हो जाए। पॉलिटिकली उनपे एलिगेशंस लगने लगे प्राइम मिनिस्टर नजीब रजाक पे, है ना। तो एलिगेशंस लगने लगे करप्शन के, एम्बेजलमेंट के। बाद में चाइना ने कॉस्ट को कम करा, कॉस्ट को कम करने के बाद वापस से प्रोजेक्ट रिज्यूम हुआ 2020 में। बस इतना ही है ना, इससे ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। Chinese goals, the ECRL and the broader Pan-Asian Railway Network fit into China's strategic plan to enhance regional connectivity and solidify its influence in Southeast Asia. Geopolitical impact क्या होगा, by investing heavily in infrastructural project through BRI, China aims to strengthen its economic ties and political influence across Asia and beyond. Planned Pan Asia Railway Network क्या होगा, historical context क्या है, previous proposal क्या था, infrastructural project to link Southeast Asian countries,
have been proposed before even during European colonial rule. कॉन्सेप्चुअलाइजेशन क्या है? तीन मेन लिंक बनाए जाएंगे, एक वेस्टर्न लाइन, एक सेंट्रल लाइन, एक ईस्टर्न लाइन। ईस्टर्न लाइन पे आ जाएगा वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड। सेंट्रल लाइन पे लाओस एंड थाईलैंड। वेस्टर्न लाइन पे इधर से घूम के म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, एडिशनल लिंक भी होगा जो बैंकॉक में, जो थाईलैंड में है, मलेशिया सिंगापुर को कनेक्ट करेगा। अब इसका स्ट्रेटजी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा लिखने का काम नहीं आएगा, ये आएगा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। सॉरी, Singapore is a critical hub with about 30% of global trade passing through its port, making it a key node in the planned network. एक की नोड की तरह काम करेगा सिंगापुर तक अगर रेलवे लाइन पहुंचता है तो। करंट स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है? करंट स्टेटस 2021 से प्रोजेक्ट ऑपरेशनल है। कनेक्टिंग नॉर्थ एंड साउथ लाओस। लाओस तो कनेक्ट हो रहा है चाइना से, अब आगे की तरफ प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। मलेशिया थाईलैंड में हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट की बात चल रही थी, प्रोजेक्ट को थोड़ा सा कम किया गया। अवेयरनेस अबाउट एक्सेप्टिंग चाइनीज असिस्टेंस, थाईलैंड में थोड़ा डिले हुआ, 2028 तक शायद प्रोजेक्ट ये कंप्लीट हो सकता है। इकोनॉमिक वायबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, देयर आर डाउट अबाउट द प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक गेन्स। कितना फायदा होगा इकोनॉमिकली, वो डाउट लोग लगा रहे हैं। एयर ट्रेवल्स को लोग चीपर बता रहे हैं कि इससे अच्छा तो है, ट्रेन से अच्छा तो फ्लाइट से ट्रेवल कर जाओ। शिपिंग बाई बोट टू सिंगापुर इज लाइकली टू रिमेन मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव देन रेल। सिंगापुर से अगर हम बोट से ही भेज दें तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा रादर देन रेल से भेजो। ऑब्वियसली पानी के रास्ते, वाटर के रास्ते जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो क्या होता है? हाईएस्ट होता है। चाइनाज इंटरेस्ट इन रीजनल कनेक्टिविटी, बट चाइना का इंटरेस्ट काफी ज्यादा है रीजन को कनेक्ट रखने में, टाइज को इम्प्रूव करने में। देखो चाइना और आसियान, आसियान ये 10 कंट्री है ना, ये जो साउथ एशियन कंट्री हैं, साउथ ईस्ट एशियन सॉरी, ये 10 कंट्रीज मिलकर क्या बनते हैं? आसियान। आसियान के साथ चाइना का जो ट्रेड है 900 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है ना। इंडिया के साथ आसियान का 100 बिलियन डॉलर, with both being each other's largest trading partner for fourth consecutive year। लगातार सबसे ज्यादा ट्रेड चाइना इनके साथ और ये चाइना के साथ करता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपको समझ में आता ही है, तो बहुत सारा ये एलिगेशन चाइना पे लगता रहता है कि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बहुत हेवी कर रहा है और इसका कॉस्ट मलेशिया, सिंगापुर, इन सब कंट्रीज को ही बियर करना पड़ेगा, नहीं चुका पाएंगे तो डेट ट्रैप में फंस जाएंगे, है ना। पहले पुरानी मूवीज देखते होगे ना, जिसमें आप ओमपुरी, अमरीशपुरी, अमरीशपुरी क्या बनते थे? एक बहुत बड़े साहूकार बनते थे, गांव में जमींदार बनते थे और गांव वालों का अंगूठा लगवा करके जमीनें हड़प लेते थे, तो वो क्या है? डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। तो चाइना को यही माना जाता है और ये इसका वीकनेस है। रीजनल जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट, साउथ चाइना सी आप जानते ही हो। साउथ चाइना सी जो है, चाइना के नीचे की साइड जो सी है उसको साउथ चाइना सी बोलते हैं। इसमें ऐसा जो है 9 डैश लाइन जो होता है, इसके अंदर जितने भी आइलैंड है चाइना उनको क्लेम करता है कि वो उनका है। तो जो भी प्रोजेक्ट चाइना चला रहा है, चाहे रेलवे से कनेक्ट करने का चला रहा है, इससे क्या होगा? चाइना अपना इन्फ्लुएंस और बढ़ाना चाहता है पूरा का पूरा आसियान रीजन में, इकोनॉमिक टाइज को और ज्यादा बूस्ट करना चाहता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। लेट्स गो टू द सेकेंड टॉपिक, इंडियाज बैलेंस। थर्ड टॉपिक ऑफ द डे, इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम सुना आप लोगों ने? बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको बोलते हैं? बीओपी। दो बीओपी होता है, आईआर में होता है, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर, और यहाँ बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रीलिम्स के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आर्टिकल डिस्कसेस इंडियाज रीसेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेटा highlighted in a current account surplus in Q4 of 2023-24। क्वार्टर किसको बोलते हैं? एक साल में 12 मंथ होता है, 12 मंथ को 4 से डिवाइड कर दो, कितना मंथ्स आएगा? 3 मंथ। 3 मंथ्स को एक क्वार्टर बोलता है। मतलब Q4 ऑफ 2023-24, मतलब अगर हम बात करें जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, ये 2024, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2023-24। इसके बाद 1 अप्रैल से क्या होगा? 24-25 का फर्स्ट क्वार्टर शुरू हो जाएगा। तो इसमें इंडिया ने बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट में सरप्लस लिया है। ये सरप्लस 11 क्वार्टर्स ऑफ डेफिसिट के बाद, ऑलमोस्ट 4 साल के बाद इंडिया सरप्लस पे आया है। इसके पहले इंडिया सरप्लस में कोविड के टाइम पे गया था, जब कोविड स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे इंडिया कहाँ गया था? सरप्लस में गया था। इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अकाउंट मूवमेंट, अब इस पर डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑन एक्सचेंज रेट मूवमेंट इन द करंट अकाउंट
इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट ऑफ द रूपी। रूपी का एक्सचेंज रेट है ना कि रूपी और डॉलर का एक्सचेंज रेट कितना होगा, 83 होगा, 84 होगा, 85 होगा। तो ये जो एक्सचेंज रेट है ये किस पे डिपेंड करता है कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में चल रहा है कि डेफिसिट में चल रहा है। सॉवरेन रेटिंग, इंडिया के रेटिंग क्या है, इंडिया में बाकी कंट्री वालों को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इंडिया एज इकोनॉमी ज्यादा स्टेबल है कि नहीं है, ये भी डिपेंड करेगा कि हम सरप्लस में चल रहे हैं कि डेफिसिट पे। इंडिया का ओवरऑल अकाउंट इकोनॉमी कैसा है ये भी डिपेंड किस पे करेगा कि हम सरप्लस में चल रहे हैं कि डेफिसिट में। आप हर महीने बेनिफिट कर रहे हो, फायदा कमा रहे हो, है ना, तो ऑब्वियस बात है लोग आपके साथ अटैच होना चाहेंगे। बट आप हर महीने नुकसान में चल रहे हो तो ऑब्वियस बात है लोग आपको सस्पिशन की नजर से देखेंगे कि आपको लोन दिया जाए, आप में इन्वेस्ट किया जाए, आप चुका पाओगे कि नहीं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉन्सेप्ट को यहाँ हम डिटेल में समझते हैं कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। वैसे तो आप इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स में डायरेक्टली पढ़ते हो बट लेट्स अंडरस्टैंड इट। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ लेजर ऑफ ए कंट्रीज ट्रांजेक्शन। कंट्री जितना ट्रांजेक्शन करता है, जैसे इंडिया है वो जितना ट्रांजेक्शन करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको उसका जो जो भी अकाउंट होता है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट। कितना पैसा इंडिया में आया, जो पैसा इंडिया में आया उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनफ्लो। और कितना पैसा इंडिया से बाहर गया, बाहर से जो पैसा जाएगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आउटफ्लो बोल सकते हैं। इनफ्लो एंड आउटफ्लो की बात करते हैं, ठीक है। तो इनफ्लो आउटफ्लो का जो पूरा ट्रांजैक्शन अकाउंट है उसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट कब बोलेंगे, जब इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज्यादा, पैसा बाहर ज्यादा गया तो डेफिसिट है, और ज्यादा अंदर आया तो क्या है, फिर वो सरप्लस है। तो अब आप बताओ कि सरप्लस ज्यादा अच्छा होता है कि डेफिसिट ज्यादा अच्छा होता है। जनरली, जनरली की बात हो रही है, ऑलवेज की बात नहीं हो रही। सरप्लस अच्छा लगता है कि चलो हमारे अकाउंट में क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। rupee demand, the balance of payment captures the relative demand of rupee versus foreign currency। फॉरेन करेंसी के वीजा वीज रुपीज का डिमांड क्या है ये कौन बताता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। की हम रुपी का डिमांड ज्यादा है बाकी करेंसी के कंपैरिजन में कि कम है। एक्सचेंज रेट, रुपी और बाकी फॉरेन करेंसी फॉर एग्जांपल डॉलर, येन, पाउंड, उन सब का क्या कन्वर्जन रेट है, ये भी कैसे डिसाइड होता है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट उसमें एक की रोल अदा करता है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, व्हेन एन इंडियन बाइज एन अमेरिकन गुड और सर्विस। अगर एक इंडियन अमेरिकन गुड और सर्विस खरीदता है, मान लो कि हम एक आईफोन खरीदते हैं जो अमेरिका से आता है इंडिया में, दे एक्सचेंज रुपीज फॉर डॉलर्स। वो लोग क्या करते हैं, रुपी को एक्सचेंज करते हैं किससे, डॉलर से। उनको क्या चाहिए, उनको डॉलर चाहिए ना, आपके पास तो रुपी है, आप रुपी भेजना चाहते हो बट उनको क्या चाहिए, उनको डॉलर मिलेगा, है ना, तो आपका आपके कंट्री से डॉलर वहां ज्यादा पहुंचता है। द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव डिमांड फॉर दिस करेंसी। तो वहां ऑब्वियसली डिमांड किसका है, डॉलर का है। तो जितना ज्यादा हम इंपोर्ट करते जाएंगे वहां हम उतना ज्यादा डॉलर उनको देते जाएंगे, तो डॉलर का डिमांड ज्यादा होगा तो डॉलर का जो रेट होगा वो ज्यादा हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना, इनफ्लो, इनफ्लो और इनफ्लो के अलावा आउटफ्लो। इनफ्लो आउटफ्लो जो है वो दो चीजों पे, दो अकाउंट में बटा होता है। एक को हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट, एक को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब मान लो कि इन्वेस्टमेंट वगैरह हैवी आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब कि थोड़ा इंपोर्ट हुआ कुछ गुड्स का, या एक्सपोर्ट हो गया गुड्स का या सर्विसेज का, है ना, खुदरा जो चल रहा है काम उसको हम क्या बोलेंगे, करंट, करंट में चलता रहता है। कैपिटल मतलब एक बार हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ, है ना, या फिर वो लोग इन्वेस्ट करने के बाद अपना प्रॉफिट्स वगैरह ले गए हैं तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैपिटल अकाउंट में बोल सकते हैं। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। करंट अकाउंट नेचर, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ करंट, करंट में जो रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उस नेचर के हैं। डेली ट्रांजैक्शन, वीकली ट्रांजैक्शन, मंथली ट्रांजैक्शन टाइप के, जिसमें मर्चेंडाइज अकाउंट, गुड्स क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी बात हम लोग कर सकते हैं। सर्विसेज, सर्विसेज इनविजिबल होता है ना, गुड्स दिखता है ना आपको, से एप्पल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, मोबाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो। सर्विसेज जैसे यहाँ पे बैठे बैठे आपने एक ऐप बना दिया यूएस का किसी क्लाइंट का, तो आपने बना तो दिया, इनविजिबल है वो, भेज दिया यहाँ से, कुछ दिख नहीं रहा है, तो वो भी सर्विसेज का भी ट्रेड होता रहता है। बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस, आईटी, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, इसमें ट्रांसफर होता है। मनी सेंट बाई बैक बाई इंडियन वर्किंग अब्रॉड फॉर देयर फैमिलीज, इसको हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंसेस वगैरह में डाल देते हैं। इनकम, अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से जो अर्निंग होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इनकम।
Current account net, the net of goods and services trade. In quarter 4, India had a surplus on the invisible but a deficit on the trade account. हमारे इनविजिबल में क्या था, सरप्लस था, बट ट्रेड अकाउंट में क्या था, एक तरह से डेफिसिट था। तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल करंट अकाउंट इस साल सरप्लस में आया है। ये जो करंट अकाउंट दिख रहा है ना, इस क्वार्टर में, क्वार्टर 4 में क्या रहा है, प्लस में रहा है, सरप्लस में, काफी दिनों बाद। कैपिटल अकाउंट की बात करो, कैप्चर्स इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन। कंपोनेंट क्या है, एफडीआई है, एफआईआई, जैसे कि इस बार बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया, तो इन्वेस्टमेंट आएगा तो नेट सरप्लस हुआ कितने का, $25 बिलियन का। बैलेंसिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। द बैलेंस ऑफ पेमेंट टेबल ऑलवेज बैलेंसेस थ्रू चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में चेंज होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास पैसा ज्यादा आया है ना, ज्यादा डॉलर आ रहे हैं, तो वो सरप्लस बनता जाएगा, वो सरप्लस हम जमा करते जाएंगे, उसी को क्या बोलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। A BOP surplus, a balance of payment surplus, implies an inflow of dollar, which the RBI adds to its reserve. This action prevents the rupee from appreciating excessively. Excessive appreciation नहीं होगा, RBI ने अपने पास जमा कर लिया तो, which could undermine the competitiveness of India's export. तो ये export imports पे क्या असर पड़ेगा, that we will discuss separately. ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेटा को हमें कैसे समझना चाहिए, तो पहले कंटेक्स्ट मैटर करता है। डेफिसिट एंड सरप्लस डू नॉट ऑलवेज इक्वेट टू बैड एंड गुड। डेफिसिट और सरप्लस हमेशा बैड हो, हमेशा गुड हो, जरूरी नहीं है। जनरली सरप्लस गुड है, जनरली, है ना, और जनरली डेफिसिट जो है उतना अच्छा टर्म नहीं है जनरली, बट ऑलवेज लगा हो तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा उसको समझते हैं। क्वार्टर 4 वर्सेस फुल ईयर। क्वार्टर 4 में सरप्लस मतलब जरूरी नहीं है कि पूरे साल सरप्लस हुआ, पूरे साल घाटा भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। डेफिसिट को समझो, डेवलपिंग इकोनॉमी नीड्स फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया, करंट अकाउंट डेफिसिट कैन बी ड्यू टू द नीड टू इंपोर्ट कैपिटल गुड। है ना, मान लो कि हमें कुछ इंपोर्ट करना है बट हम कर ही नहीं पाए, कर ही नहीं पाए तो क्या दिखेगा कि हमारा इंपोर्ट नहीं हुआ बट एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो पैसा ज्यादा आएगा, तो सरप्लस दिखेगा। ठीक है। ठीक, बट मान लो डेफिसिट कब होगा, जब इंपोर्ट अगर हम कर रहे हैं कोई कैपिटल, कोई ऐसा आर्टिकल कैपिटल गुड कर रहे हैं जिससे हम कुछ मैन्युफैक्चर करके भेज सकें, तो डेफिसिट दिखेगा। इकोनॉमिक डिमांड, अ ट्रेड डेफिसिट में इंडिकेट स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग इकोनॉमिक डिमांड। अगर डेफिसिट दिख रहा है मतलब हम हेवली इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ डिमांड बहुत ज्यादा है, तो डिमांड ज्यादा होना भी अच्छी बात होती है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 सरप्लस, ये कोविड में आया था। ठीक है, लॉकडाउन से आया था तो ऑब्वियसली डिजायरेबल नहीं था, लोग इंपोर्ट ही नहीं कर पा रहे थे, डिमांड ही नहीं था। ऑप्टिमल डेफिसिट, डेफिसिट हो बट ऑप्टिमल हो। A current account deficit of 1.5 to 2% GDP is broadly considered consistent with a GDP growth rate। अगर हमारा 7 to 8% GDP growth rate चल रहा है और करंट अकाउंट डेफिसिट 1.5 से 2.2% ऑफ जीडीपी चल रहा है, डेफिसिट की बात हो रही है, सरप्लस की नहीं। तो इकोनॉमिस्ट जो एनआर भानुमूर्ति है, वो बोलते हैं कि ये अच्छी बात है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। सरप्लस हो रहा है ओकेजनली तो ये अच्छी बात ही है, हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट हम डिटेल में कहाँ समझते हैं, इकोनॉमिक्स क्लासेस में। बाकी हम फोर्थ टॉपिक ऑफ द डे की तरफ चलते हैं, क्लाइमेट चेंज रोल इन जेनेटिक सर्च। क्लाइमेट चेंज का क्या रोल है जेनेटिक डिजीजेस के बढ़ने में। जून, है ना, जू नाम सुने हो ना, जो मूव करता है उसको जू, जू से रिलेट करते हैं, मतलब एनिमल्स की बात हो रही होती है। एनिमल से ह्यूमन में या ह्यूमन से एनिमल में जो भी डिजीजेस ट्रांसफर हो रही होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। और ये डिजीजेस बढ़ रही हैं खासकर क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये पूरा टॉपिक इसी की बात करता है। क्लाइमेट चेंज में हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इससे स्प्रेड ऑफ डिजीज फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन जेनेटिक डिजीज, देखो बहुत सारा डिजीज है, जैसे डेंगू, डेंगू का नाम सुना है ना, मलेरिया, इसको कैरी करते हैं एक होस्ट, एक वेक्टर, और पैथोजेंस इसको लेके आ रहे होते हैं, है ना। जैसे आप क्या बोलोगे, मच्छर, मॉस्किटो को क्या बोलोगे, मॉस्किटो क्या है, एक वेक्टर है, वेक्टर है, कैरियर है जो लेके जा रहा है डिजीज को, पैथोजन को।
है ना। वैसे ही कोई होस्ट है, मान लो कि कोई एनिमल है, चमगादड़ या बैट, वो क्या बन जाता है, किसी डिजीज का होस्ट बन जाता है। कोई एनिमल है किसी डिजीज का होस्ट। होस्ट और वेक्टर समझ में आ गया। कोई फ्लाई हो गया, मॉस्किटो हो गया, इनको जनरली हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। और डेंगू मलेरिया इनको क्या बोलते हैं, वेक्टर बॉर्ने डिजीज। ठीक है, तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये डिजीज बढ़ते जा रहे हैं। एनिमल ह्यूमन इंटरफेस पास आता जा रहा है। जंगल काट दोगे तो एनिमल आपके साथ ही रहेंगे ना, तो इंटरफेस बढ़ने से भी स्प्रेड ऑफ जूनोटिक डिजीज बढ़ रहा है। पैथोजन का ओरिजिन कहाँ से होता है, अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ ह्यूमन पैथोजन एंड 75% ऑफ इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस ओरिजिनेट फ्रॉम एनिमल्स। वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, एनिमल से। वाइल्ड लाइफ सोर्स, वाइल्ड लाइफ इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इमर्जिंग zoonosis driven by rapidly changing environment and dynamic intercation between human wildlife और लाइव स्टॉक। घर पे जो आप पशु पक्षी पालते हो उनसे भी डिपेंड होता है। क्लाइमेटिक साइकिल जो जो अगर हम बात करें 6,50,000 ईयर पहले जो स्टार्ट हुआ था, है ना, बहुत सारे साइकिल्स में, 7 साइकिल्स में बटा हुआ था। ग्लेशियल एडवांस हुआ, उसमें रिट्रीट भी हुआ। अभी जो मॉडर्न क्लाइमेटिक इरा है वो ऑलमोस्ट 11,700 ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ। ये ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप डिटेल में, डोंट वरी अबाउट इट। ह्यूमन एक्टिविटीज, करंट सिग्निफिकेंट क्लाइमेट चेंज एंड वार्मिंग ट्रेंड्स आर प्राइमरली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ये ह्यूमन एक्टिविटीज कब से हुई है, मिड 20th सेंचुरी से हुई है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन, मीथेन इम्पैक्ट। Methane, a short-term climate force, has a short lifespan but traps heat 21 times more effectively than carbon dioxide. मीथेन बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग में 21 टाइम्स देन कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, वेक्टर भी बढ़ते जाएंगे, मच्छर बढ़ते जाएंगे, रोडेंट बढ़ते जाएंगे। ये कैरियर्स हैं डिजीजेस के, पैथोजेंस के, है ना। तो डिजीज ट्रांसमिशन का जो रिस्क है वो बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे हम पेड़ काटते जाएंगे, वाइल्ड लाइफ का कांटेक्ट बढ़ेगा ह्यूमन और लाइव स्टॉक के साथ, जेनेटिक डिजीज बढ़ती जाएंगी। एग्जांपल देख लो, कोविड-19, सार्स, मर्स कैन कॉज सीवियर इलनेस एंड इकोनॉमिक लॉस बाय डिसरप्टिंग ट्रेड, ट्रैवल एंड सप्लाई चेन। समझ में आ रही बात। इंक्रीज रिस्क, हमारा रिस्क जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम अर्ली डिटेक्शन करें, अर्ली कंट्रोल करें तो ही फायदा हो सकता है। आउटब्रेक को मैनेज करें, डिटेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आउटब्रेक। कहीं भी अगर डेंगू डेंगू केसेस बढ़ते जा रहा है उसको कंट्रोल करना जरूरी है। पैथोजन ट्रांसमिशन, न्यूमरस पैथोजन हैव बीन ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन विथ क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस। एग्जांपल देख लो, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, जीका, सब मच्छर से होते हैं ना। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट तो समझ ही रहे हो। हेवी रेनफॉल से क्या होगा, बारिश से वेक्टर बॉर्न वहां पे ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है मॉस्किटोज वगैरह का। ये मॉस्किटो का ट्रायंगल है पूरा, जीका, डेंगू, चिकनगुनिया, वेस्ट नाइल, मलेरिया, येलो फीवर है, चगास। इतने डिजीजेस कहाँ से होती है, सिर्फ मच्छर फैला के जाता है। मॉस्किटोस, वाटर बॉर्ने एंड फूड बॉर्ने डिजीज। क्या, वाटर बॉर्ने जो वाटर से जन्म लेता है, फूड बॉर्ने जो फूड से वो भी उसका भी वो भी बढ़ता जाएगा, है ना। कॉज फॉर फूड बॉर्ने डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल हजार्ड, ये भी बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस होते जाएंगे, वाटर कंटामिनेट होते जाएगा। नए नए रिसेंट पैथोजन हम किसको बोल सकते हैं, जूनोटिक पैथोजन। ई कोलाई बैक्टीरिया तो वैसे भी ह्यूमन बॉडीज में भी पाया जाता है। लेप्टोस्पाइरा, शिगला, कैम्पलोबैक्टर, हेपेटाइटिस ए वायरस। हॉट वेदर इम्पैक्ट, इट रेजेस द मीन टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो बढ़ जाता है। पैथोजन्स का रिप्रोडक्शन साइकिल बढ़ जाता है, वो सर्दियों में भी ब्रीड करने लग जाएंगे। Recreational water use increases the prevalence of gastroenteritis and respiratory infections during rainy season. Recreational water use, आप जाते हो ना स्विमिंग पूल में और ऐसे जो भी जाते हो वाटर पार्क्स में, वहां पे भी एयरबॉर्न डिजीज, एयरबॉर्न मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, सीवियर स्टडीज लाइक एयरबॉर्न डिजीज टू मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, फूड बॉर्न पैथोजन लाइक इकोलाई, साल्मोनेला, टाइफॉइड इससे होता है। ये सारी बीमारियां होती रहती हैं। रोडेंट, चूहे वूहे का क्या रोल है, डिजीज को फैलाते हैं, है ना। मिटिगेटिंग जूनोटिक डिजीज, तो डायनेमिक समझना बहुत जरूरी है कि किस से क्या हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग द इंटरप्ले बिटवीन क्लाइमेट चेंज ड्राइवर एंड जूनोटिक डिजीज डायनेमिक्स इज क्रूशियल टू मिटिगेटिंग रिस्क। क्लाइमेट चेंज से क्या
जूनोटिक डिजीज पे इफेक्ट पड़ रहा है उसका इंटरप्ले समझ के अकॉर्डिंगली उस पे एक्शन लेना यही जरूरत है। आई होप सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।